मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर 6 महान विभूति राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इस पाठ के द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति, जैसा कि आपको सबको पता ही है कि राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे, तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की अनगिनत विशेषताओं को उभार कर सामने लाने का प्रयास किया गया है। सादा जीवन उच्च विचार की आदर्श प्रतिमूर्ति राजेंद्र बाबू की न केवल वेशभूषा सादगीपूर्ण थी, बल्कि उनका स्वभाव भी अत्यंत कोमल, गंभीर एवं संवेदनशील था। उनकी पत्नी आदर्श भारतीय नारी थी। इसमें प्रस्तुत राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व के गुण सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक हैं। इस पाठ में आपको राजेंद्र प्रसाद बाबू की क्या क्या विशेषताएं थी, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, क्या क्या उन्होंने कार्य किया, कुछ बातें बताई जा रही हैं। क्योंकि उनकी जीवन लीला तो बहुत बड़ी है, बहुत सारे उन्होंने अपने जीवन में वर्क किए हैं, तो सारे एक ही पाठ में आपको नहीं बताए जा सकते, नहीं लिखे जा सकते। इसलिए जो कुछ प्रमुख कार्य उन्होंने किए उसके बारे में बताया जा रहा है। कुछ दैदीप्यमान नक्षत्र इस पृथ्वी पर जब मानव रूप में जन्म लेते हैं तो वे अपने कुल का ही नहीं, समस्त देश का सिर मोर बन जगमगाते हैं। इसका मीनिंग है कुछ दैदीप्यमान मतलब चमकते हुए सितारे, नक्षत्र मतलब सितारे। जो चमकते हुए सितारे होते हैं मतलब जो इतने महान होते हैं, जिनको बहुत कुछ ज्ञान खुद ब खुद होता है और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसलिए ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो जब चमकते हुए सितारे होते हैं, जब इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, जब कभी कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा आता है तो वे सिर्फ ना ही अपने कुल का यानी कि अपने परिवार का, अपने कुल का नाम ही नहीं रोशन करते, वो पूरे देश का सिर मोर मतलब सितारा, सिर का मुकुट बनकर जगमगाते हैं। मतलब सब उनकी तारीफ करते हैं और वो सबके प्रिय बन जाते हैं, वो ऐसे कार्य करते हैं। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व ऐसे ही दैदीप्यमान नक्षत्र के समान था, यानी कि उस टाइप के व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद भी थे। किसी भी देश का प्रथम नागरिक या राष्ट्र प्रमुख, अब वो जो राष्ट्रपति होता है वो फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री होता है, या फिर उसको प्रथम नागरिक और राष्ट्र प्रमुख भी कहते हैं। तो किसी भी देश का प्रथम नागरिक या राष्ट्र प्रमुख अत्यंत त्यागमय और सादा जीवन यापन करने वाला हो सकता है, इसका वे प्रत्यक्ष प्रमाण थे। मतलब कि जो राष्ट्रपति होता है उसके पास इतनी सुख सुविधाएं होती हैं कि वो अपना जीवन बहुत अच्छे से ऐशो आराम के साथ व्यतीत कर सकता है। परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से जिया। ये वो इसके प्रत्यक्ष प्रमाण थे। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को और वो बिहार का एक छोटा सा गांव था। इनके पिता श्री महादेव सहाय स्वाध्याय द्वारा आयुर्वेद तथा यूनानी दवाइयों के अच्छे जानकार बन गए थे। इनके पिता वैसे डॉक्टर नहीं थे, ना उनको कुछ पता था, लेकिन उन्होंने इतना स्वाध्याय किया। स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप पढ़ना, पुस्तकों को पढ़ना। तो उन्होंने महादेव सहाय ने इतना स्वाध्याय किया इन किताबों का, किन किताबों का, जिनमें आयुर्वेद दवाइयों की जानकारी थी और यूनानी दवाइयों की जानकारी थी, कि वो उसके बहुत ही अच्छे जानकार बन गए थे। वे गरीबों का उचित इलाज करते हुए उन्हें मुफ्त दवा भी दिया करते थे। इतना जानकार हो गए थे वो कि वो अब लोगों का इलाज करने लगे थे और जो बहुत गरीब होते थे उनको वो मुफ्त दवा भी दे दिया करते थे। वे फारसी भाषा, कसरत तथा घुड़सवारी में भी प्रवीण थे। प्रवीण मतलब कुशल, परफेक्ट एकदम। तो वे फारसी भाषा भी बोलते थे,
कसरत बहुत अच्छी करते थे और घुड़सवारी भी करते थे। ये सारे गुण पुत्र को पिता से अनायास ही प्राप्त हो गए थे। अनायास का मतलब कि पता ही नहीं चलता जो गुण हमारे पेरेंट्स में होते हैं वो हमारे अंदर कब आ जाते हैं। तो अनायास का मतलब होता है ये अचानक ही अपने आप ही आ जाते हैं। उनकी माता कमलेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक विचारों वाली महिला थी। जो उनकी माता थी राजेंद्र प्रसाद जी की, क्या नाम था उनका? कमलेश्वरी देवी। वो भी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। उन्होंने अपने पुत्र को बचपन से ही, किसको? ये जो राजेंद्र प्रसाद थे उनके पुत्र, इनको रामायण और महाभारत की अनेक कहानियाँ सुनाई थी। इस तरह स्वाभाविक रूप से माता पिता की परोपकारिता, सेवा भाव, धार्मिक प्रवृत्ति आदि संबंधी गुण पुत्र में स्वतः चले आए थे। तो जैसे माता पिता होते हैं, जैसे हमारे घर का माहौल होता है, जो हम रोज़ाना देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स किस समय उठते हैं, उठने के बाद क्या क्या कार्य करते हैं, अगर उनके दादा दादी भी उनके परिवार में होते हैं तो उनकी कैसे सेवा करते हैं, कैसे उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, ये सारी बातें जब हम अपने परिवार में देखते हैं तो अपने आप से ही हमारे अंदर ये सब गुण आ जाते हैं। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने फ़ारसी पढ़ने के लिए मदरसे जाना प्रारंभ कर दिया था। जब वो 5 वर्ष के थे तभी उन्होंने फ़ारसी पढ़ने के लिए मदरसे जाना शुरू कर दिया था। वे इतने प्रतिभाशाली थे कि जब तक बाकी बच्चे कक्षा में पहुंचते तब तक मौलवी साहब को वे पिछले दिन का पढ़ा पाठ सुना चुके होते। यानी कि जब और सारे बच्चे कक्षा में आते थे तब तक वो इतने प्रतिभाशाली थे कि उससे पहले दिन का पढ़ा हुआ सारा काम उनको दिखा देते थे और सारा चैप्टर भी उनको सुना दिया करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा छपरा के जिला विद्यालय में हुई थी। बाद में उन्होंने कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1915 में उन्होंने विधि में परास्नातक, विधि कहते हैं कॉमर्स को, तो कॉमर्स में परास्नातक मतलब मास्टर डिग्री की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की। गोल्ड मेडलिस्ट मिला उन्हें, गोल्ड मेडल मिला, उन्होंने टॉप किया मतलब। तत्पश्चात कानून के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की। मतलब उन्होंने डॉक्टरी मतलब PhD की उन्होंने कानून में यानी कि लॉ में, उसकी उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की। वे बहुभाषी विद्वान थे। बहुभाषी का मतलब अनेक प्रकार की भाषाओं को जानने वाले थे तथा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी व बंगाली भाषा पर उन्हें पूर्ण अधिकार था। इतनी सारी भाषाएं वो जानते थे। अंग्रेजी जानते थे, फारसी जानते थे, हिंदी जानते थे, उर्दू जानते थे, बंगाली जानते थे और वे इन भाषाओं में धारा प्रवाह का बोल का मतलब एकदम फ्रीक्वेंटली बोल सकते थे और रनिंग में लिख सकते थे। कहीं कोई उनको दिक्कत नहीं आती थी, ना ही सोचना पड़ता था कि इस भाषा में इस शब्द को क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे। उन्हें गुजराती तथा संस्कृत भाषाओं का भी समुचित ज्ञान था। इनके अलावा उन्हें गुजराती भी आती थी और संस्कृत भाषा भी आती थी। देखो कितने वो थे वो विद्वान। तत्कालीन प्रचलित परंपरा के अनुरूप मात्र 12-13 वर्ष की आयु में उनका विवाह राजवंशी देवी के साथ हो गया। अब 12-13 वर्ष के थे जब उनका विवाह हो गया था, क्योंकि पहले जो है जल्दी ही शादियां हो जाती थी। लेकिन यह विवाह इस अटल साधक के विद्यार्जन में, मतलब वो तब पढ़ाई ही कर रहे थे, जब उन्होंने इतनी पढ़ाई की तो उसमें तो कम से कम 19-20 साल लगते हैं और शादी हो गई 12-13 वर्ष में ही। लेकिन उनका यह विवाह कभी भी उनकी विद्यार्जन में मतलब विद्या प्राप्त करने में कोई बाधक नहीं बना। कोई भी अड़चन नहीं आई कि भाई अब शादी हो गई तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता या वो कुछ कहें। उनकी पत्नी उनकी अनुचारणी सिद्ध हुई, मतलब जैसे वो कहते थे वैसे ही उनकी पत्नी उनका अनुसरण करती थी। वे निरंतर परिवार की देखरेख तथा सेवा में लीन रही और पति की ही भांति परोपकारिणी, दयाधर्मिणी तथा कर्तव्यनिष्ठ रही। राजेंद्र बाबू के जीवन पर उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद का विशेष प्रभाव पड़ा। उन्होंने ही राजेंद्र बाबू के मन में देश प्रेम की लौ जगाई थी। मतलब उन्होंने उनको एहसास दिलाया कि देश प्रेम बहुत बड़ा प्रेम है, आप
भी इसमें शामिल हो। यद्यपि राजेंद्र बाबू ने अपनी वृत्ति मतलब अपने जीवन की शुरुआत एक वकील के रूप में की थी। सबसे पहले उन्हें एक वकील की नौकरी मिली थी, क्योंकि उन्होंने लॉ में डॉक्टरेट की थी ना, इसलिए। परंतु देश की तत्कालीन मतलब उस समय की जो परिस्थिति थी देश की तथा हलचलों के प्रभाव से वे अछूते नहीं रहे थे। मतलब अछूते से मतलब उनसे वो ऐसे नहीं थे कि अनभिज्ञ थे, उनके बारे में जानते नहीं थे, वो उनके बारे में भी उस समय की परिस्थितियों के बारे में बड़े अच्छे से जानते थे। वे अपने आसपास की परिस्थितियों का बौद्धिक एवं तार्किक आकलन भी कर रहे थे। मतलब बौद्धिक रूप से भी सब कुछ जानते भी थे और तर्क वितर्क के हिसाब से भी कि क्या इनको अच्छी परिस्थितियां बनाने में क्या बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, इस तरह से उनके बारे में सोचते थे। और उन्हें अनुभव हो रहा था कि उनकी आवश्यकता परिवार से अधिक मातृभूमि को है। वो ये महसूस कर रहे थे कि मैं इस समय ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने परिवार को ना दे करके अपनी मातृभूमि को दूं। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, सबने उनका नाम सुना है, उन्होंने उनको प्रेरित किया, कहा, समझाया उसके बारे में कि तुम भी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में शामिल हो जाओ, उसको संगठन को ज्वाइन कर लो। जो उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण संभव नहीं हो पाया, बट उस समय उनके ऊपर परिवार की इतनी जिम्मेदारी थी कि वो उस संगठन में शामिल नहीं हो पाए। वे इसके लिए हृदय से बहुत दुखी भी रहे। उन्हें था कि मैं इसको ज्वाइन करूं, बट वो नहीं कर पाए। वस्तुतः संपूर्ण परिवार का भार वे अपने भाई पर ही डालना नहीं चाहते थे। उसका रीज़न यही था कि अगर वो उस संगठन में चले जाएंगे तो उनके परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके भाई के ऊपर आ जाएगी, जो वो नहीं चाहते थे। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन आदि पूरे उफान पर थे। उफान का मतलब बिल्कुल जोरों शोरों पर ये दोनों आंदोलन चल रहे थे। राजेंद्र प्रसाद भी अब इनसे अछूते न रह सके। जब विदेशी वस्तुओं की होली जलाने का समय आया तो उनके पास कोई भी विदेशी वस्त्र न था। जब एक समय ऐसा आया कि अब भाई जिसके भी घर में जो भी विदेशी वस्तुएं हैं, अपने देश की वस्तुओं को अपनाओ, जो विदेशी वस्तुएं हैं उनको ख़त्म करो, उनको जला दो। तो राजेंद्र प्रसाद बाबू के पास कोई भी विदेशी वस्त्र नहीं था, कोई भी उनके पास विदेशी वस्त्र नहीं निकला। उनका झुकाव आश्चर्यजनक रूप से पहले से ही स्वदेशी वस्तुओं की ओर था। वो शुरू से ही अपने देश की वस्तुओं को अपनाते थे, उन्हीं का प्रयोग करते थे और उन्हीं को अपनाते थे। ठीक है। तो चंपारण आंदोलन में राजेंद्र बाबू ने खुलकर भाग लिया और गांधी जी के विश्वास पात्र बन गए। हर समय उनके साथ रहने लगे, उनकी बात मानने लगे, उनका अनुसरण करने लगे, तो इसलिए उनके विश्वास पात्र वो बन गए, मतलब उनके विश्वास के आदमी बन गए। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़कर भी वे सामाजिक समस्याओं के प्रति अपने दायित्व को नहीं भूले। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी पूरा सहयोग दिया गांधी जी का और सबका, लेकिन उनके बावजूद भी वो अपने जो उनके दायित्व थे, अपने परिवार की जो जिम्मेदारियां थी, उनको उन्होंने बिल्कुल भी भूला नहीं। उनका भी पूरे तरीके से वो ध्यान रखते थे और पूरा करते थे। वर्ष 1914 में बंगाल और बिहार के बाढ़ग्रस्त लोगों में वे रात दिन का अंतर भूल जाते थे कि अब रात है या दिन है। और जब वहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित लोग थे, उनको इस तरह से भोजन और कपड़ा बांटते रहे। समाज कल्याण हेतु उनकी निस्वार्थ और कठिन साधना सचमुच वंदनीय रही है। मतलब हमें उनके इस काम के प्रति नतमस्तक होना चाहिए। उन्होंने सदैव ही सादा जीवन व्यतीत किया। गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उनमें आत्मनिर्भरता की भावना और अधिक बढ़ गई। राष्ट्र एवं गांधी जी के प्रति संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा भाव रखते हुए वे स्वतंत्रता आंदोलन में जी जान से कूद पड़े। मतलब उन्होंने तन मन धन से हर तरीके से उसमें अपना समय दिया। बिहार में नमक सत्याग्रह का पूरा भार उन्होंने स्वयं संभाला।
जो उस समय नमक सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने उसका पूरा भार जो है राजेंद्र प्रसाद के ऊपर ही था वो, और इस चक्कर में वो गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें 6 महीने की जेल की सज़ा हुई। वर्ष 1934 में उन्होंने अपने भाई की मृत्यु से गहरा आघात लगा। बिल्कुल सही बात है, जब किसी भी अपने ऐसे प्रिय की मृत्यु हो जाती है तो हमें बहुत आघात पहुंचता है, यानी कि चोट लगती है दिल को, बहुत ही दुख होता है। तो उनके भाई की मृत्यु 1934 में हो गई थी। परंतु स्वतंत्रता आंदोलन से उन्होंने अपने पांव पीछे नहीं खींचे। उसके बावजूद भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपना सामाजिक दायित्व से पीछे हट जाऊं या फिर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ना लूं, उसके काम ना करूं और पीछे हट जाऊं। उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया अपने भाई के मृत्यु के बाद भी। 1939-47 तक के वर्ष उनके लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे। स्वतंत्रता आंदोलन स्वशासन की ओर पग बढ़ा रहा था। विदेशी शासकों के अत्याचार भी बढ़ रहे थे। तो ये 1939-47 से लेकर के विशेष रूप से उनका टाइम ये रहा। उस समय क्या हो रहा था, जो विदेशी शासक थे उनके अत्याचार जो है बहुत ज़ोरों शोरों से बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा वो अत्याचार हम पर कर रहे थे। और इसी समय एक और गहरी चोट उन्हें पहुंची। वह क्या थी कि जीरादेई में भड़के दंगे, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था जीरादेई में, वहीं पर जो है दंगे भड़क गए। यह विभाजन की विडंबना थी। विभाजन मतलब बांट देना, अलग अलग कर देना। तो जो बंटवारा हुआ था उसकी विडंबना थी, जिससे फसाद ने स्वयं ही जन्म ले लिया। फसाद मतलब लड़ाई झगड़ों ने। उनका जन्म स्थान कभी हिंदू मुसलमान सौहार्द का प्रतीक रहा करता था। जीरादेई उनके जन्म स्थान था, तो कभी एक समय ऐसा था कि वहाँ पर हिंदू और मुसलमान इतने प्रेम से रहते थे कि सब उसके बारे में बातें करते थे और सब उसके उदाहरण देते थे। वहाँ दोनों समुदायों द्वारा इकट्ठे होकर दिवाली के दीपक जलाए जाते थे। वहाँ जब दीपावली होती थी तो कुछ पता नहीं चलता था कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सब लोग इकट्ठे होकर के ही दीपक जलाते थे। और मुहर्रम पर ताजिए निकाले जाते थे, पर अब वही स्थान जल रहा था। अब ऐसे वहाँ पर दंगे भड़के हुए थे कि वही जो सौहार्द का प्रतीक माना जाता था वह स्थान जल रहा था। वे बुरी तरह आहत हुए, उन्हें बहुत ज़्यादा चोट पहुँची। उन्होंने वहाँ के समस्त लोगों से अपील की, मतलब रिक्वेस्ट की कि वे विचारों से भिन्न हो सकते हैं, मतलब विचार अलग अलग हो सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह है कदापि नहीं, कदापि का मतलब बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं कि वे एक दूसरे का रक्त बहा दें। इसका मतलब ठीक है आपके विचार अलग अलग हैं, नहीं मिलते तो अपनी अपनी जगह शांतिपूर्ण तरीके से रहो, परंतु एक दूसरे का रक्त मत बहाओ, एक दूसरे को मारो मत, काटो मत। अंततः सारे प्रयत्न विफल रहे, परंतु उनकी कोई भी अपील, कोई भी रिक्वेस्ट, कोई भी तरीका, कोई भी बात काम नहीं आई, सब के सब नाकाम हो गए और अखंड भारत का स्वप्न भी खंडित हो गया। वो चाहते थे कि भारत का खंडन ना हो, विभाजन ना हो, परंतु ऐसा नहीं हुआ, उनका वो स्वप्न भी टूट गया। परंतु 15 अगस्त 1947 का दिन स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ देश का भाग्य विधाता बन गया। 15 अगस्त 1947 का दिन था जब हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था और वो हमारा भाग्य विधाता था। उससे पूर्व वर्ष 1946 में देश का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। कोई भी चीज़ हम नया ग्रंथ लिखते हैं और वो ग्रंथ तो ऐसा था जो हमेशा हमेशा के लिए भारत में रहना था, संविधान लिखा जाना था हमारा, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष पद का दायित्व उन्हें सौंपा गया। देखो कितनी बड़ी उपाधि उन्हें मिली कि जिसका अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिला कि आप इसका अध्यक्ष हैं, आपके अंडर में ये जो पूरी कमेटी बनाई गई है आपके अंडर में ये काम करेगी, आप इनको गाइड करना। जब 1950 ईस्वी में भारत गणतंत्र बना, 1950 में क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था, तो वे सर्वसम्मति से देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तब उन्होंने क्या किया
कि सारे देशवासियों ने मिलकर के अपनी सहमति दी कि इन्हीं को सबसे पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना चाहिए। इस महान व्यक्तित्व ने अपने संपूर्ण सेवा काल में राष्ट्रपति भवन का कभी भी निजी कारणों से उपभोग नहीं किया। मतलब जब कोई राष्ट्रपति बन जाता है तो वो राष्ट्रपति भवन में रहता है, परंतु उन्होंने अपने निजी कार्यों के लिए, अपने घर के, अपने परिवार के कार्यों के लिए कभी भी राष्ट्रपति भवन का उपभोग यानी कि इस्तेमाल, प्रयोग नहीं किया। यह उनके महान चरित्र की पराकाष्ठा थी कि उनका कैसा चरित्र था, कितना महान था। ये उनकी कहानी थी कि वे मात्र एक कमरे में रहते थे और अपनी पत्नी के हाथ से बना भोजन ही ग्रहण करते थे, जबकि राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं आप सोच सकते हैं। तो आपको पता भी होगा कि उसमें कितने कमरे हैं, फिर भी वो उसके बावजूद भी एक ही कमरे में रहते थे। ना किसी रसोइया से वो अपना खाना बनवाते थे, ना किसी से कोई काम कराते थे, झाड़ू, बर्तन, पोछा, कपड़े धुलवाना, साफ सफाई कराना, कुछ नहीं, और अपनी पत्नी के हाथ का बना ही भोजन खाते थे। ऐसे निस्वार्थ राष्ट्र प्रेमी को शत शत प्रणाम। समस्त राष्ट्र का स्वामी होने के बावजूद, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति तो पूरे देश का स्वामी होता है, वो जो चाहे कर सकता है, जिसे चाहे जो हुक्म दे सकता है। उन्होंने किसी भी विशिष्ट सुख सुविधा का अपने लिए कभी उपयोग नहीं किया। वे स्वयं रेलवे की सामान्य श्रेणी में ही यात्रा करते थे। कभी ये नहीं है कि मैं राष्ट्रपति हूँ, स्पेशल मेरे लिए गाड़ी भेजी जाए, गाड़ी चलाई जाए, मैं गाड़ी से जाऊँगा, जो भी जैसे करते हैं सब लोग, आप देखते ही हैं। जनसंपर्क में रहना, मतलब लोगों के संपर्क में रहना तथा आम लोगों से मुलाकात करना उन्हें बहुत भाता था। उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब वो आम लोगों से बातें करते थे, उनकी परेशानियां पूछते थे और बातें करते थे। उनके द्वारा रचित कुछ विशिष्ट पुस्तकों में उनकी आत्मकथा सर्वोपरि है तथा चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में आदि उनकी प्रमुख उल्लेखनीय पुस्तकों में शामिल हैं। वे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। वो 2 बार बने राष्ट्रपति और सन 1962 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1962 में उनको भारत रत्न की उपाधि भी मिली, वो अवार्ड भी उनको मिला, जिसके वे सच्चे अर्थों में हकदार थे। बिल्कुल सही बात है, जब उनका जीवन ऐसा था तो वो असलियत में उसके हकदार थे, उनको वो मिलना ही चाहिए था। 28 फरवरी 1963 को पटना में उनकी यही लीला समाप्त होने के साथ, यही लीला मतलब जीवन लीला, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। यही लीला समाप्त होने के साथ एक महान आत्मा इस संसार से विदा हो गई। 1962 में उन्हें भारत रत्न मिला और वो 1963 में चले गए। तो ये थी आपकी इस चैप्टर की कहानी, इतनी अच्छी, इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी दिल को छू लेने वाली कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके बारे में हमें किताबों में पढ़ने को मिलता है। जब हम अपना ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं तभी हमारे बारे में लिखा जाता है, हर किसी के बारे में किताबों में नहीं लिखा जाता। अब आता है मौखिक प्रश्न। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र बाबू के माता पिता का नाम बताइए। महादेव सहाय और कमलेश्वरी देवी। राजेंद्र प्रसाद जी ने किस आयु से मदरसा जाना प्रारंभ कर दिया था? 5 वर्ष की आयु से। अब ये एक पैराग्राफ इन्होंने दिया हुआ है, घ वाला छोड़ दीजिए। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न कि राजेंद्र बाबू के जीवन पर उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद का विशेष प्रभाव पड़ा यहाँ से, और स्वदेशी वस्तुओं की ओर था। इसमें से इन्होंने कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके आंसर हमें देखने हैं, खोजने हैं इसमें से। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू के मन में देश प्रेम की लौ किसने जगाई? किसने जगाई थी? उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद ने। फिर है, गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें किस लिए प्रेरित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें प्रेरित किया था उस वाली सोसाइटी में, वो संगठन में, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। फिर है, वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में क्यों शामिल नहीं हो पाए थे? क्योंकि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वो उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। पूरा आंसर लिखना है, आधा नहीं, कि वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण शामिल नहीं हो पाए। ये
उन्होंने अपनी जीवन वृत्ति की शुरुआत किस रूप में की? उन्होंने अपनी जीवन वृत्ति की शुरुआत एक वकील के रूप में की। कौन से दो आंदोलन उस समय उफान पर थे? स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन उस समय उफान पर थे। तो ये हुए इसके मौखिक प्रश्न और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। आप इसके शब्द अर्थ भी सारे अपने नोटबुक में लिख लेना। और ये क्वेश्चन आंसर ये तो आपको खैर याद ही करने हैं, मौखिक प्रश्न और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। उसके बाद आपके जो लिखित प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ये मैं आपको जो जो मुझे कराने हैं आपको असाइनमेंट्स में लिख करके भेज दूंगी। आप अपनी नोटबुक में कर लेना और इसको पाठ को फिर से अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। कोई बात समझ में ना आई हो तो उसको पूछ लेना।